इरिवर्सिबल रिवर्सिबल दो टाइप की रिएक्शन होती है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल। रिएक्टेंट्स आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स, मतलब रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट अगेन, मतलब रिएक्टेंट कंज्यूम होकर क्या बना लेगा? प्रोडक्ट बना लेगा, है ना, और प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बना पाएगा। डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम स्टेट, क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया, प्रोडक्ट बना लिया उसने, तभी तो इरिवर्सिबल बोल रहे हो, है ना। सच रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एरो, इस तरीके से लिखा होगा, ठीक है, तो ये सब क्या होती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती हैं। क्लियर एकदम? बहुत बेसिक चीज है, आपको पहले से भी पता होंगी। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, जल्दी बोलो फटाफट से, आगे बढ़े, जल्दी बोलो, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलो भाई ध्यान से देखना जरा। अगर मैं रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करूं तो क्या होता है? द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शन में जो होती है, अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। सेकंड पॉइंट है रिएक्टेंट फॉर्म प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आल्सो रिएक्ट टू फॉर्म रिएक्टेंट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट क्या करता है? वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, ठीक है। अटेन इक्विलिब्रियम एंड नेवर गो फॉर कंप्लीशन, रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट जैसे बना वैसे वो रिएक्ट कर वापस रिएक्टेंट बनाने लगता है। रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो, इस तरीके से भी दिखा सकते हो आप और ऐसे भी दिखा सकते हो आप, ठीक है। बहुत बेसिक से पॉइंट है, फटाफट से रीड कर लो, ठीक है, फटाफट से रीड कर लो, ठीक, क्लियर। चलो भाई बहुत बढ़िया। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, मतलब फॉरवर्ड से बैकवर्ड में भी अचीव किया जा सकता है और बैकवर्ड से फॉरवर्ड, मतलब आपको इनिशियली रिएक्टेंट दिया जाए तो वो प्रोडक्ट बनाएगा और प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाएगा, या फिर इनिशियली प्रोडक्ट भी दिया जाए तो वो रिएक्टेंट बनाएगा और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या कर देगा? प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है, ऐसा है। सेकंड पॉइंट देखो, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, इक्विलिब्रियम क्या होता है? डायनामिक नेचर का होता है, मतलब मूव करता है, रोका नहीं रहता, स्टैटिक नहीं रहता। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाता है, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। थर्ड पॉइंट, अ कैटलिस्ट कैन चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, देखो कैटलिस्ट डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर देता है। पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ना सॉरी, बढ़ा देता, कम नहीं करता, बढ़ा देता, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अगर मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करूं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, ठीक। अगला पॉइंट, इक्विलिब्रियम कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय कांस्टेंसी ऑफ सम ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी, लाइक कलर कुछ दिख जाए आपको, ठीक है, प्रेशर हो जाए, प्रेशर कोई पर्टिकुलर प्रेशर आपको बता दिया जाए, कंसंट्रेशन हो, टेंपरेचर हो, तो इससे आप पता लगा सकते हो कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। इक्विलिब्रियम कैन बी अफेक्टेड बाय चेंजिंग फैक्टर्स लाइक प्रेशर, टेंपरेचर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, जिसको अपन ली चैटलियर प्रिंसिपल में स्टडी करेंगे, ठीक, क्लियर। तो ये कहानी है, बहुत बेसिक से पॉइंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनाया जा सकता है यहां से। आगे बढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम का ग्राफिकल एनालिसिस कर लेते हैं, ध्यान से सुनना जरा। ग्राफिकल एनालिसिस क्या कर रहा हूं, पहले आप कंडीशन समझ लो क्या है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा आपको दे रखा है इक्विलिब्रियम, ठीक है, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी है इसमें, है ना। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं ग्राफिकल एनालिसिस करूं तो मुझे पहले कुछ कंडीशन माननी पड़ेंगी, जैसे मेरे पास स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है, सुनना ध्यान से, मेरे पास स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट कंज्यूम होकर क्या बना रहा है? प्रोडक्ट बना रहा है, और जैसे ही प्रोडक्ट बनने लगा तो वो बढ़ने लगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होने लगा तो कम होने लगा। तो अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूं कि स्टार्टिंग में मेरे पास कुछ रिएक्टेंट है, अगर रिएक्टेंट है तो ये क्या होगा? कम होगा, इस तरीके से दिखा देते हैं, और प्रोडक्ट है तो क्या होगा? ये प्रोडक्ट बेटा बढ़ेगा, इस तरीके से। और जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी उस टाइम पर हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगी उस टाइम पर हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता था भैया, इधर देखो ध्यान से, कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो, रिएक्टेंट की डिक्रीज हो और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़े लेकिन कट ना करें, ऐसे भी तो हो सकता है। और जहां ये कांस्टेंट हो जाए वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये किसका है? इक्विलिब्रियम का। ऐसा भी तो हो सकता है कांस्टेंट में भैया, देखना कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या हो? इंक्रीज हो, और इस तरीके से ऐसा, और ये दोनों सेम हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, सेम हो जाए और जिंदगी भर कांस्टेंट रहे, फिर मतलब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। तो ये तीनों ही कंडीशन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ की क्या बताती हैं? इक्विलिब्रियम बताती हैं। बहुत ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए या सेम हो जाए, और कांस्टेंट हो गई ना तो वो जिंदगी भर कांस्टेंट रहे, फिर आगे चेंज ना हो, आगे, है ना, तो इक्विलिब्रियम है। आप देखो जरा ध्यान से, इधर आप इस पॉइंट पर बात करोगे तो इस पॉइंट पर दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई, रिएक्टेंट की भी हो गई और प्रोडक्ट की भी हो गई, तो ये इक्विलिब्रियम थोड़ी है, क्यों? अगले ही पल में कंसंट्रेशन डिफरेंट हो गई, तो इक्विलिब्रियम नहीं है, ध्यान रखना। इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है? कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए या सेम हो जाए, ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर, क्लियर। आगे बढ़े, चलो भाई। अगर मैं रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, ध्यान से देखना जरा, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो बेटा रेट वर्सेस टाइम के ग्राफ में आपका रेट सेम होना चाहिए, कांस्टेंट से काम नहीं चलेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ क्या ये इक्विलिब्रियम है, जल्दी बताना, क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं है, रेट का सेम होना जरूरी है, ये इक्विलिब्रियम नहीं है। क्या ये इक्विलिब्रियम है? जल्दी से बता दो, क्या ये इक्विलिब्रियम है? नहीं है, रेट का सेम होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार सेम हो गई फिर आगे अलग हो गई, सेम हो जाए और जिंदगी भर सेम रहे, ठीक है, तो ये भी इक्विलिब्रियम नहीं है। अगला देखना जरा, क्या ये इक्विलिब्रियम है? बताना, क्या ये इक्विलिब्रियम है? यस है, क्यों? क्योंकि ये रेट सेम हो गई और फिर जिंदगी भर सेम रही,
तो इसको मैं इक्विलिब्रियम बोलूंगा। मतलब सीधा सा ये है कि आरएफ आरबी अगर बराबर हो गए तो इक्विलिब्रियम है, और कॉन्सेंट्रेशन में कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए या कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाए, ठीक है, सेम के साथ कांस्टेंट ही हो जाए, चेंज ना हो। क्लियर है? क्लियर है? ऐसा होता है। एक बच्चा कह रहा है इंटरसेक्ट होने का मतलब क्या? बेटा इंटरसेक्ट होने का मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम नहीं है, वहां पे तो था ही नहीं, यहां भी नहीं है। क्यों? कॉन्सेंट्रेशन सेम तो हो रही है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर, लेकिन कांस्टेंट नहीं आगे, फिर है ना? क्लियर? कांस्टेंट भी होना जरूरी है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्लियर है एकदम ग्राफ? चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे चलते हैं बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन। गोल्डबर्ग और वागे ने दिया था ये लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या होता है? द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration of reactants to the power of respective stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। कैसे लिखोगे ध्यान से सुनना जरा। अगर मेरे पास एक रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी, और इससे बन रहा है गामा सी प्लस डेल्टा डी, ठीक है, इस तरीके से, और मैंने इन सबको गैस ले लिया, तो मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना। मुझे एक बात बताओ, इस रिएक्शन की रेट को आरएफ बोल सकता हूं फॉरवर्ड के लिए, और बैकवर्ड को आरबी बोल सकता हूं। तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट ए और बी है बेटा, तो आरएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, और आरबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी की पावर गामा और डी की पावर डेल्टा। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटा दूं तो आरएफ क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट के है फॉरवर्ड डायरेक्शन का, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, और आरबी क्या आ जाएगा? रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का केबी, सी की पावर गामा और डी की पावर डेल्टा। अब अगर मैं आपसे बोलूं इक्विलिब्रियम कब अचीव होगा? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट के क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। फॉरवर्ड की और बैकवर्ड की रेट क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो इनको हम बराबर कर देंगे। पहले आप इसको अच्छे से देख लो एक बार। फॉरवर्ड की रेट आरएफ है, बैकवर्ड की रेट बेटा आरबी है, रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का केएफ है, बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट केबी है, ठीक है। चलो भाई चेक कर लो जरा, चेक कर लो। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक। चलो भाई ध्यान से देखना आप जरा। तो मैंने इनको बराबर कर दिया अगले पेज में। अब मैं इसको अगले पेज में बराबर कर देता हूं। अगर मैं आरएफ और आरबी को बराबर कर दूं तो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखना। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आरएफ आरबी बराबर हो गए तो केएफ सी की पावर गामा, डी की पावर डेल्टा, केबी, सॉरी केएफ में ए की पावर था ना, केएफ ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, बीटा इज इक्वल टू केबी सी की पावर गामा और डी की पावर डेल्टा। चेक कर लो जरा एक बार, देखो केबी में सी और डी आते हैं और केएफ में ए और बी आते हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां ला रहा हूं, तो केएफ अपॉन केबी लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? सी की पावर गामा, डी की पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। और ये जो केएफ बाय केबी है बेटा, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? केएफ बाय केबी का नाम है केसी। तो केसी का एक्सप्रेशन क्या आ गया? सी की पावर गामा, डी की पावर डेल्टा डिवाइडेड बाय ए की पावर अल्फा और बी की पावर क्या आएगा बेटा? बीटा। तो केसी क्या आ गया आपका? ऐसा। अब आप डायरेक्ट लिखा करोगे रिएक्शन के लिए। एक बार तो मैंने दिखा दिया ताकि आपको समझ में आ जाएगी कैसे लिखा है। अब आप डायरेक्ट लिखोगे कैसे? कोई भी रिएक्शन दी जाएगी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर देना आप तो कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, और जो भी कोएफिशिएंट है उसको पावर लगा देना। अब यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत यह है कि फॉर सॉलिड्स अगर आ गया, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास को हम क्या मान लेते हैं? यूनिटी मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। क्लियर? तो केसी क्या आ गया? सी की पावर गामा, डी की पावर डेल्टा, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। सॉलिड के लिए हम इसको क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्लियर है? अब इसी तरीके से आप केसी हर रिएक्शन का लिख सकते हो, ठीक। चलें आगे बढ़े। चलो भाई डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस कर लेंगे अपन। अब देखो जरा, हमें 2 टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ने हैं, केसी और क्या पढ़ना है? केपी। अब ये जो केसी होता है ये हम पीछे से कर चुके हैं। कैसे? केसी कैसे लिखते हो आप? केसी कैसे लिखते हो बताओ जरा। अगर मेरे पास रिएक्शन अल्फा ए बीटा बी गामा सी डेल्टा डी है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं केसी को, केसी को ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। अगर मुझे केपी लिखना है तो सेम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, लेकिन किसके लिए? प्रेशर के लिए। तो कैसे बोलोगे? यहां कॉन्सेंट्रेशन है तो यहां क्या आ जाएगी? प्रेशर, ठीक है, इस तरीके से। अगर केसी में कॉन्सेंट्रेशन आ रही है तो केपी में क्या आने लगेगा? प्रेशर आने लगेगा, बस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो केसी क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, और केपी क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, ठीक है। और गैस के लिए ही आप प्रेशर लेते हो, सॉलिड लिक्विड का नहीं लेते, ध्यान रखना आप, ठीक। क्लियर? आगे बढ़े। केसी हो गया, केपी हो गया, ऐसे लिखना है आपको। मैंने रिएक्शन कौन सी कंसीडर करी थी? अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा सी प्लस डेल्टा डी। ये रिएक्शन मैं मान के चला था, और इसी से मैंने क्या लिख दिया था? केसी भी लिख दिया था और केपी भी लिख दिया था। क्लियर है? चलें आगे। बहुत बढ़िया। अगला देखो, केसी केपी का रिलेशन क्या होता है? ध्यान से समझना जरा। केसी केपी का रिलेशन ऐसा होता है कि केपी इज इक्वल टू केसी
आरटी की पावर डेल्टा एनजी, इसका भी डेरिवेशन होता है लेकिन हम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। ये एक रिलेशन होता है केपी और केसी का। अब यहाँ पर डिफरेंट केसेस, और ये जेई मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? केस 1, अगर तुम्हारा डेल्टा एनजी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 है तो केपी क्या होगा? ग्रेटर देन केसी। सही बात है ना भाई? अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 तो केसी में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो ना आप, है ना। केस 2 क्या बनेगा बेटा? केस 2 बनेगा इफ डेल्टा एनजी तुम्हारा क्या है? लेस देन 0 है तो केपी क्या होगा? लेस देन केसी होगा। क्यों? अगर डेल्टा एनजी लेस देन 0 है तो यहां पावर नेगेटिव आएगी ना, तो 1/RT का कुछ पावर बनेगा, ठीक है, तो वो कम हो जाएगा। केस 3, अगर डेल्टा एनजी बेटा तुम्हारा क्या है? 0 है तो केपी किसके बराबर हो जाएगा? केसी के बराबर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। तो केपी ग्रेटर देन केसी, केपी लेस देन केसी, केपी इक्वल टू केसी किन कंडीशन पर होता है? इस पर। और यहां जो टेंपरेचर है, ध्यान सुनना, यहां जो टेंपरेचर है उसके बारे में हमें बात करनी होगी। तो मैं एक अलग केस बना देता हूं। क्या? केस नंबर 4, अगर तुम्हारा इफ टेंपरेचर क्या हो जाए? 1/r। ध्यान से सुनना, अगर टेंपरेचर तुम्हारा 1/r हो जाए तो ये तो 1 बन जाएगा, और 1 बन जाएगा तो 1 की पावर डेल्टा एनजी में कुछ भी रखो, केपी इक्वल टू केसी आएगा, तो ऑलवेज केपी इक्वल टू केसी। फिर तुम्हारा डेल्टा एनजी पे डिपेंड नहीं करेगा, तो यहां टी 1/r के अलावा होना चाहिए, ठीक है। क्लियर? क्लियर? तो ऐसा होता है। हाँ बेटा, पार्शियल प्रेशर ही लेना है, ठीक है। केपी में पार्शियल प्रेशर।